नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर विनीत गोविंदा गुप्ता, एमबीबीएस एमडी एंड डीएम, एम्स न्यू दिल्ली। और मैं दिल्ली में स्थित एक कैंसर स्पेशलिस्ट यानी कि मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट हूँ। तो दोस्तों, आज के वीडियो का टॉपिक है फैमिलियल यानी जेनेटिक कैंसर्स। ये वो कैंसर्स है जो पेरेंट्स से अपने बच्चे को फैमिलियल फॉर्म में पास ऑन किए जाते हैं। और ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है जो मुझसे ओपीडी में पूछा जाता है। कॉमनली ये होता है, यदि किसी पेशेंट का डायग्नोसिस कैंसर का बनता है तो उसका परिवार हमसे जरूर सवाल पूछता है कि क्या बाकी फैमिली को भी रिस्क है, क्या कैंसर उनको फैल सकता है और क्या उनको भी यही कैंसर हो सकता है क्या। तो दोस्तों, सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ज्यादातर कैंसर कम्युनिकेबल यानी छू के स्प्रेड होने वाले कैंसर नहीं है। रादर ये देखा गया है कि यदि कैंसर के मरीज का ब्लड भी किसी और को ट्रांसफ्यूज कर दिया जाए तब भी उस पेशेंट का कैंसर उस पेशेंट में ट्रांसफ्यूज नहीं होता है, क्योंकि कैंसर एक जेनेटिक बीमारी है जो आदमी की बॉडी के अंदर ही रहती है यूजुअली। परंतु कुछ कैंसर हमेशा ऐसे होते हैं जो फैमिलियल फॉर्म में पेरेंट्स टू चाइल्ड तक ट्रांसमिट होते हैं। इसका रीजन है कि कैंसर डीएनए की एबनॉर्मेलिटी से होने वाली बीमारी है और मेजॉरिटी ऑफ डीएनए एबनॉर्मेलिटी जो कैंसर सेल में होती है वो ड्यूरिंग दी पर्सन लाइफ टाइम होती है। यानी जब आदमी पैदा होता है उसके सेल में कोई ऐसी एबनॉर्मेलिटी नहीं होती, बट एनवायरमेंटल डैमेज या सेल्स के डिवीजन में होने वाली गड़बड़ियों की वजह से एक सेल कैंसर में कन्वर्ट हो जाता है। परंतु कुछ कैंसर यानी कि 10 से 20% कैंसर ऐसे होते हैं जिसमें पैदाइशी आदमी के डीएनए में खराबी होती है और इस डीएनए की खराबी की वजह से आदमी की कैंसर होने की रिस्क नॉर्मल आदमी से कई कई गुना ज्यादा होती है। तो ऐसे कुछ 20 से 30 जेनेटिक सिंड्रोम्स है जिसमें पेशेंट्स को इनहेरिटेड फॉर्म ऑफ कैंसर होता है। और इसमें मोस्ट इंपोर्टेंट टाइप्स ऑफ कैंसर होते हैं ब्रेस्ट कैंसर, ओवरी का कैंसर, यूट्रस का कैंसर, कॉलन का कैंसर, प्रोस्टेट कैंसर, पैंक्रियास कैंसर इत्यादि। परंतु लगभग हर कैंसर का कुछ स्मॉल परसेंटेज जेनेटिक कंपोनेंट हो सकता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछते हैं कि कब हमें सस्पेशन होता है कि किसी पेशेंट का कैंसर जेनेटिक हो सकता है। आपने देखा होगा या आपने जिन पेशेंट्स को कैंसर ट्रीटमेंट का एक्सपीरियंस होगा नोटिस किया होगा कि हर पेशेंट में हम फैमिलियल कैंसर का टेस्ट नहीं कराते और फैमिलियल कैंसर सस्पेक्ट नहीं करते। तो कैंसर की कुछ स्पेशल फीचर होती है जो हमें फील कराता है कि ये वाला कैंसर जेनेटिक हो सकता है। नंबर 1, एज। जेनेटिक कैंसर यूजुअली यंग एज में होते हैं। तो इसके कुछ सिंपल एग्जांपल है, जैसे कि हम ब्रेस्ट कैंसर की बात करें, हमारे कंट्री में यूजुअली ब्रेस्ट कैंसर 40s, 50s और 60s की एज में होने वाला कैंसर है। जबकि जिन पेशेंट्स को फैमिलियल ब्रेस्ट कैंसर होता है उनकी एज इससे यंग यानी 20s, 30s और 40s की हो सकती है। तो जिन पेशेंट्स में कैंसर की एज बहुत यंग होती है उनमें हमें जेनेटिक कैंसर होने का डाउट ज्यादा स्ट्रॉन्ग रहता है। नंबर 2, फैमिली हिस्ट्री। तो चूंकि जेनेटिक कैंसर पेरेंट टू चिल्ड्रन रिस्क इनहेरिट होता है, इसलिए जिन पेशेंट्स को कैंसर होता है यदि उनकी फैमिली में बहुत सारे कैंसर है सेम साइड पे, ब्लड की साइड पे, तो ये एक सॉफ्ट पॉइंटर होता है कि इनमें कोई ना कोई जेनेटिक म्यूटेशन है और इसमें कैंसर हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, यदि हमारी ओपीडी में कोई लेडी आती है जिसको ब्रेस्ट कैंसर है और वो बताती है कि उसकी मदर को भी ब्रेस्ट कैंसर था, उसकी मौसी को भी ब्रेस्ट कैंसर था और उसकी नानी को भी ब्रेस्ट कैंसर था, तो ये चांस बहुत ही हाई है कि उस लेडी को एक इनहेरिटेड ब्रेस्ट कैंसर है और ये हमें उसको टेस्ट करने के लिए बाध्य करता है। नंबर 3, ट्यूमर की फीचर्स। तो कुछ स्पेशल तरह के ट्यूमर फीचर्स है जो इनहेरिटेड ब्रेस्ट कैंसर में होती है, जो कि आपका मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट पकड़ सकता है। फॉर एग्जांपल, एक स्पेशल तरह का ब्रेस्ट कैंसर होता है, इसे बोलते हैं ट्रिपल नेगेटिव ब्रेस्ट कैंसर। तो इनहेरिटेड ब्रेस्ट कैंसर में ट्रिपल नेगेटिव ब्रेस्ट कैंसर बहुत कॉमन होता है, जबकि नॉन इनहेरिटेड ब्रेस्ट कैंसर में ट्रिपल नेगेटिव ब्रेस्ट कैंसर रिलेटिवली अनकॉमन होता है। सिमिलरली, कॉलन के कैंसर में एक स्पेशल टेस्ट होता है जो ट्यूमर पीस पे हम कर सकते हैं, जिसको हम बोलते हैं MSI। तो यदि MSI हाई होता है तो यूजुअली ये सब टाइप ऑफ कॉलन कैंसर्स में इनहेरिटेड कंपोनेंट ज्यादा कॉमन होता है। ठीक है, तो ये कुछ सॉफ्ट साइंस है जो हमें ट्यूमर सब टाइप को या ट्यूमर बायोप्सी को देख के बताते हैं कि इनहेरिटेड कैंसर होने का रिस्क हाई है और इस पेशेंट में टेस्ट हमें करना चाहिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन होता है कि जेनेटिक कैंसर के लिए टेस्ट क्यों करें, क्योंकि जीन थेरेपी नाम की कोई थेरेपी अभी कमर्शियली अवेलेबल नहीं है। तो जो आदमी में जेनेटिक डिफेक्ट है उसको हम जड़ से खत्म नहीं कर सकते। तो ये क्वेश्चन जरूर कुछ लोगों के माइंड में होगा कि जब कैंसर की प्रीडिस्पोजिशन को हम ठीक ही नहीं कर सकते तो टेस्ट क्यों करना है। इसका रीजन ये है दोस्तों कि हालांकि हम कैंसर की जो जेनेटिक म्यूटेशन है उसको हम जड़ से इलाज
नहीं कर सकते, परंतु बहुत सारे तरीकों से जिस पेशेंट को कैंसर का रिस्क है उसके हम कैंसर के रिस्क को कम कर सकते हैं, रिस्क को खत्म कर सकते हैं। तो इसका एक क्लासिकल एग्जांपल है BRCA म्यूटेशन। तो दोस्तों BRCA म्यूटेशन एक स्पेशल तरह का DNA चेंज है जिससे ब्रेस्ट और ओवरी कैंसर का रिस्क नॉर्मल से बहुत ज्यादा हाई होता है, और इंटरनेशनल सेलिब्रिटी एंजेलिना जोली को भी ये म्यूटेशन पाया गया था। तो इन्होंने अपना रिस्क कम करने के लिए अपना ऑपरेशन करा लिया और अपने दोनों ब्रेस्ट को रिमूव करवा दिया ताकि उनका ब्रेस्ट कैंसर का रिस्क ड्रास्टिकली रिड्यूस हो जाए। तो इसी तरह सर्जिकल टेक्निक से हम ब्रेस्ट कैंसर का रिस्क कम कर सकते हैं, और कई अन्य ट्यूमर टाइप्स में भी हम, यदि कैंसर का रिस्क बहुत हाई है तो अर्ली ऑपरेशन करके नॉर्मल ऑर्गन को बॉडी से बाहर निकाल के कैंसर का रिस्क कम कर सकते हैं। जो लोग ऑपरेशन नहीं चाहते या जिनका ऑपरेशन हम नहीं कर सकते, उनमें दो तरीके और है जिससे हम कैंसर का रिस्क कम कर सकते हैं। एक होता है फ्रीक्वेंट चेकअप। सो फॉर एग्जांपल, यदि हमें किसी पेशेंट के बारे में पता है कि कैंसर रिस्क बहुत ज्यादा है तो उन्हें फ्रीक्वेंटली हॉस्पिटल बुला के उनका चेकअप किया जा सकता है और उनके टेस्ट जैसे कि CT, MRI एक्सेट्रा कर सकते हैं, ताकि कैंसर का जरा सा भी अंश अगर बने उसी टाइम को उसको पकड़ के उस बीमारी को खत्म कर दिया जाए। तो और ये टेस्टिंग हम यंग एज पे शुरू कर सकते हैं। तो इस टेक्निक से हम पेशेंट का सर्वाइवल इंप्रूव कर सकते हैं, और साथ ही कुछ मेडिसिन भी अवेलेबल है जिससे हम वो दवाइयां पेशेंट्स को देकर उनका कैंसर का रिस्क कम कर सकते हैं। तो इसलिए यदि किसी पेशेंट में फैमिलियल कैंसर की पॉसिबिलिटी है तो बहुत जरूरी है कि पेशेंट को और डॉक्टर को यह चीज पता हो ताकि उस पर्टिकुलर पर्सन का कैंसर का रिस्क हम कंट्रोल कर सके और उन्हें हम कैंसर होने से बचा सके। तो नेक्स्ट आते हैं कि कैंसर की हम टेस्टिंग कैसे करते हैं और क्यों करनी चाहिए। तो सबसे पहले मैं आपको ये स्पेसिफाई करना चाहता हूँ कि कैंसर का जो टेस्ट है, यदि हम किसी फैमिली में जानना चाहते हैं कि जेनेटिक कैंसर प्रेजेंट है या नहीं प्रेजेंट है, तो हमें ये हमेशा टेस्टिंग उस पर्सन से शुरू करनी चाहिए जिसको कैंसर है। तो फॉर एग्जांपल, यदि हमारे पास आज एक कैंसर का पेशेंट आया है और उसकी सिस्टर चाहती है कि मैं टेस्ट करा लूं जानने के लिए कि मेरे को ब्रेस्ट कैंसर का रिस्क है या नहीं है, तो बेटर यही है कि पहले जो पेशेंट है उसकी टेस्टिंग की जाए। यदि पेशेंट पॉजिटिव है तो ही बाकी फैमिली की टेस्टिंग कराने की जरूरत है। तो पेशेंट यदि पॉजिटिव आता है तो सीक्वेंशियल मैनर में हम बाकी फैमिली पे भी हम टेस्ट करते हैं, और अगर पेशेंट नेगेटिव है तो यूजुअली बाकी फैमिली को टेस्टिंग की जरूरत नहीं होती। नंबर 2 इंपॉर्टेंट चीज जो जाननी है वो ये है कि पॉजिटिव और नेगेटिव बड़ा सिंपलिस्टिक वे है इन टेस्ट के बारे में सोचने का। ये टेस्ट यूजुअली पॉजिटिव और नेगेटिव रिपोर्ट नहीं देते। ये टेस्ट रिपोर्ट काफी कॉम्प्लिकेटेड होती है, इसलिए बेटर है कि ये टेस्ट आप अपने मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट के सुपरविजन में ही कराएं ताकि इस रिपोर्ट को इंटरप्रेट करना आपके लिए आसान हो। नंबर 3, ये टेस्ट कैसे होता है? ये टेस्ट करने के बहुत सारे तरीके होते हैं। सबसे कॉमन तरीका होता है या तो सलाइवा सैंपल या ब्लड सैंपल में DNA निकाल के और DNA की जांच की जाती है। पहले ये टेस्ट बहुत महंगे होते थे, कई लाखों में होते थे, बट आज के जमाने में 15 से 20 हजार में भी अच्छा फैमिलियल जेनेटिक स्क्रीनिंग हो सकता है। तो और लास्ट, किस पेशेंट को इन टेस्ट कराने चाहिए? तो जैसे कि हमने पहले बताया, कुछ मार्कर्स होते हैं जो हमें पॉइंट आउट करते हैं कि किस पेशेंट में जेनेटिक कैंसर होने का रिस्क हाई है। ये अंडरस्टैंडिंग पेशेंट लेवल पे होना मुश्किल है, इसलिए हमारा सजेशन हमेशा ये रहता है कि जिन पेशेंट्स को कैंसर है ये अपने मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट, कैंसर स्पेशलिस्ट से ये जरूर डिस्कस करें कि उनमें फैमिलियल कैंसर होने का चांस कितना है, और यदि आपके ऑन्कोलॉजिस्ट को फील होता है कि आप में फैमिली कैंसर का रिस्क है तो आपको ये टेस्ट जरूर करवाना चाहिए उनके सुपरविजन के अंडर। तो दोस्तों, इसी के साथ ये वीडियो हम आज का समाप्त करते हैं। मैं समझता हूँ कि इस वीडियो से रिलेटेड लोगों को काफी क्वेश्चंस हो सकते हैं और काफी डाउट हो सकते हैं, तो स्क्रीन पे डिस्प्लेड हमारे सोशल मीडिया लिंक से आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं और मैं पर्सनली कोशिश करूंगा कि आपके सवाल जल्द से जल्द आंसर हो। दोस्तों, हमारे चैनल का पर्पज ये है कि वर्ल्ड की लेटेस्ट साइंटिफिक नॉलेज, साइंटिफिक डिस्कवरीज और न्यू ट्रीटमेंट्स हमारे देश के कैंसर पेशेंट्स को मिले अपनी ही लैंग्वेज में, और ये इन्फॉर्मेशन मिले ताकि उनका बेस्ट पॉसिबल ट्रीटमेंट हो। तो यदि इस टॉपिक में आपको इंटरेस्ट है तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।